हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो चैप्टर 6 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब किसी भी कंडक्टर में यदि कोई करंट फ्लो होती है तो उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये ऑब्जर्व किया गया था कि क्या यदि किसी कंडक्टर में करंट के फ्लो होने से अगर उस कंडक्टर के अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यदि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो क्या किसी कंडक्टर या कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि मूव कराया जाए, मोशन करे, तो उसमें करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा? ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यस, इसका आंसर आपका यस होगा। यदि किसी कॉइल या कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाए तो फैराडे और हेनरी ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू यह प्रूव करके बता दिया कि उस कंडक्टर या कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि फैराडे और हेनरी का क्या एक्सपेरिमेंट था। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यदि हम लोग देखें तो वह फिनोमेना जिसमें यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि किसी कंडक्टर या कॉइल को मूव कराया जाए तो उस कॉइल या कंडक्टर से जो पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स है वह चेंज होती है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से उस कंडक्टर या कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या एक करंट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम लोग ईएमआई या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, द फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग करंट, द फिनोमेनन of generating current and EMF by changing magnetic field is called electromagnetic induction. Is called electromagnetic induction, या इसको हम लोग शॉर्ट में EMI भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट ये क्या होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ
एंड इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? तो यहां पे हम लोग ये देख सकते हैं, द ईएमएफ सो डेवलप्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। मीन्स यहाँ पे ये हो गया कि जो यहाँ पे किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी क्वाइल या कंडक्टर को लेकर के मूव करा रहे थे, तो उस समय जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस्ड हो रहा था, उसी को हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो द ईएमएफ सो डेवलप्ड, the EMF so developed is called induced EMF, is called induced EMF if, क्या कंडीशन है? if the conductor is in the conductor is in the form of a closed circuit, then a current, closed circuit, then a current flow in the circuit. यहां पे हमने देखा कि द ईएमएफ सो डेवलप्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो ईएमएफ डेवलप होगा, अगर उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि इफ द कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोज सर्किट, अगर कंडक्टर को हम किसी क्लोज सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं और उसमें जो करंट फ्लो होती है, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। ठीक है बेटा। The phenomena of the EMI is the basis of the working of the power generators, dynamos, transformer etc. मतलब इसके बेस पर, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल जनरेटर्स, डायनामोज, and transformers, etc. worked at laws of EMI या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ही लॉज पे क्या करते हैं, यह सब वर्क करते हैं। ठीक है बेटा। अब हम लोगों को देखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो सरफेस एरिया होती है, वह सरफेस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जितने भी मैग्नेटिक फील्ड पास करती है, उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मीन्स किसी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं
मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोटेड बाई फाई। तो क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी सरफेस held in a magnetic field B, held in a magnetic field B, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग B से डिनोट करते हैं और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस हेल्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड B is measured by the total number of magnetic lines, the total number of magnetic lines of force crossing the surface normally। इसका मीनिंग ये है कि यदि किसी सरफेस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और उस सरफेस से होकर जाने वाले जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी और अगर वह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के नॉर्मली जितनी भी पास करती है उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ये होता है मैग्नेटिक फील्ड डॉट सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, फाई इक्वल टू बी डॉट ए होता है, फाई इक्वल टू बी डॉट ए। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, या फाई इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा, फाई इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसको यदि हम किसी डायग्राम से अगर दिखाना चाहें तो इस तरह से दिखा सकते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई एक सरफेस है, ऐसा ये कोई सरफेस है और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर को अगर ऐसे डिनोट किया जाए, एरिया वेक्टर एक्चुअल होता क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर एक ऐसी लाइन होती है जो उस सरफेस पर नॉर्मल होती है यानी परपेंडिकुलर होती है, उस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर कहते हैं। और एरिया वेक्टर उस सरफेस की एरिया के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो लाइन है हम मान लेते हैं कि इस सरफेस पर यह परपेंडिकुलर है, तो ये इसके लिए एरिया वेक्टर हो गई। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक जो फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से ये पास कर रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ये पास कर रही है, ये पास कर रही है, जिसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। तो यह इस मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। अब आप देख सकते हो कि ये एरिया वेक्टर और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे देखो आप लिखा है सरफेस नॉर्मली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो नॉर्मली जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कह रहे हैं। थीटा क्या होता है इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो ये एंगल है इसको हम लोग थीटा कहते हैं। ठीक है बेटा,
यही एंगल थीटा है। अब यहां पे हम लिख सकते हैं इफ द कॉइल हैज n टर्न्स, इफ द कॉइल हैज n टर्न्स, then total amount of magnetic flux, then total amount of magnetic flux with the coil is, कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू, अगर एक टर्न में ये हो रहा है तो एन टर्न में कितना होगा, तो एन इंटू बी डॉट ए ये हो जाएगा, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एन बी ए कॉस ऑफ थीटा, ये फाई इक्वल टू, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इफ कॉइल हैव द एन नंबर ऑफ टर्न्स, एम नंबर ऑफ टर्न्स मीन्स उसमें कॉइल को एन टाइम लपेटा गया है। तो इस तरह से इसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटा यहां पे कुछ कंडीशन है कि अगर ये थीटा, इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए, तो उस सिचुएशन में थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो उस सिचुएशन में अगर थीटा 0 होता है तब मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से क्या मिल जाएगा, देयरफॉर फाई इक्वल टू, यहां से तो ये हो जाएगा बी ए इंटू कॉस ऑफ 0। हम जानते हैं कि कॉस 0 कितना डिग्री होता है, कितना होता है 1, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो ये फाई इक्वल टू हो जाएगा बी ए, ये हमें मिल गया मैग्नेटिक फ्लक्स। और यदि फाई इक्वल टू यदि 90 डिग्री हो जाए, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, वेरी सॉरी, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर फाई इक्वल टू बी ए इंटू कॉस ऑफ 90, ये मिल जाएगा हमें बी ए इंटू कॉस ऑफ 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 इक्वल टू 0 होता है। तब कुल मिलाकर क्या मिल गया हमें, ये 0 मिल गया। तो यहां पे एक कंडीशन मिल गई हमें कि यदि थीटा, यानी एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री, देन फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम बी इंटू ए, एंड इफ थीटा cos थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो उस सिचुएशन में जो उस सरफेस से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वह 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये आपको मिनिमम दिखेगा। ठीक है बेटा, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। तो देयरफॉर फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वह 0 डिग्री होगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स 0 डिग्री होगा। अब अगला टॉपिक हम लोग अभी इसी में इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ द फ्लक्स क्या होता है, तो इसको भी हम लोग इधर ही नोट कर लेते हैं। अभी एसआई यूनिट इज क्या होगा बेटा, एसआई यूनिट यहाँ पे बी इंटू ए है, तो इसका एसआई यूनिट जो होता है
एसआई यूनिट, इसको ऐसे तो वेबर कहते हैं, वेबर, WEBER, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं WB से, या इसकी एक स्पेशल एसआई यूनिट होती है जिसको हम लोग टेस्ला मीटर स्क्वायर करते हैं, T फॉर टेस्ला, ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब यहां पे हमें देखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है, सिंस फाई मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी when a body is present in a uniform or non-uniform magnetic field, outward flux is taken to be positive while inward flux is taken as negative। ये करे कि यदि कोई बॉडी किसी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, कोई भी बॉडी है, अगर वह किसी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो उसमें जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा, आउटवर्ड जो बाहर जा रहा होगा, उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जो अंदर की तरफ आ रहा होगा उसको हम लोग निगेटिव फ्लक्स के से डिनोट करेंगे, निगेटिव फ्लक्स से। तो इनवर्ड फ्लक्स टेकन एज निगेटिव एंड आउटवर्ड फ्लक्स टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है बेटा। अब इन सारी चीजों को प्रूव करने के लिए, किसको, स्पेशली EMI को, कि यदि किसी कॉइल या कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर उसमें उसको मोशन कराया जाता है, मूव कराया जाता है, तो उस कॉइल या कंडक्टर में एक EMF या करंट जो है प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको प्रूव करने के लिए हेनरी और फैराडे ने 3 एक्सपेरिमेंट दिए थे। तो हम लोग देखते हैं कि हेनरी और फैराडे के वह 3 एक्सपेरिमेंट कौन कौन से थे। जो सबसे पहले हेनरी और फैराडे का जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ हेनरी एंड फैराडे। तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, इसमें इन्होंने एक कॉइल लिया, जैसे मान लीजिए यहां पे इन्होंने एक इस तरह से एक कॉइल लिया, ऐसा एक कॉइल लिया, और इस कॉइल को एक सर्किट में इस तरह से कनेक्ट कर दिया, एक सर्किट में इस तरह से इन्होंने कनेक्ट कर दिया, और इस सर्किट में एक यहां पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। उसके बाद इसके पास एक मैग्नेट, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, एक मैग्नेट लेके आए। इस मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होती है और साउथ पोल में जाकर के मर्ज हो जाती हैं। तो यहां से इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से ये निकली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे यहां से निकली और इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और यहां पे इस तरह से ये
इमर्ज हो रही थी, और इधर आकर के क्या हो रहा था, ये मर्ज हो रही थी, ये ऐसे, ये। लेकिन जब तक ये मैग्नेट एक कांस्टेंट, मतलब कि ये किसी भी तरफ मूव नहीं कर रहा था, कॉइल की तरफ भी नहीं आ रहा था या कॉइल से दूर नहीं जा रहा था, तो उस सिचुएशन में ये ऑब्जर्व किया गया कि इस कॉइल में किसी प्रकार का कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है, करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये देखा, ये कॉइल है, जैसे ही ये इन्होंने क्या, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जैसे ही इसके पास लाए, किसके, कॉइल के जैसे ही पास लाए, तो उन्होंने देखा कि इस गैल्वेनोमीटर में एक प्रकार का डिफ्लेक्शन आ रहा है। एक प्रकार का डिफ्लेक्शन से मतलब ये था, ये डिफ्लेक्शन तभी हुआ जब इसमें एक करंट फ्लो हुई, मतलब इस कॉइल में क्या हो गई, एक करंट यहां से प्रोड्यूस हो गई, और यह करंट जैसे ही गैल्वेनोमीटर तक पहुंची तो इसमें एक क्या हुआ, डिफ्लेक्शन आ गया। तो इससे ये पता चला कि जैसे ही मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कॉइल के नियर बाई आ रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वह मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से पास हो रही थी, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही इसको ला करके फिर एक पॉइंट पर इंस्टेंट कर दिया गया, मतलब उसको फिर रेस्ट में ला दिया गया, तो फिर ये डिफ्लेक्शन क्या हो गया, बंद हो गया। लेकिन फिर दोबारा ये देखा गया कि अगर इसको फिर इससे अगर हम दूर लेके जाते हैं, यानी कि इस नॉर्थ पोल को इस कॉइल से जब हम दूर लेके जाते हैं, तो उस सिचुएशन में फिर इसमें एक बार डिफ्लेक्शन आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही नॉर्थ पोल यहां से दूर जा रहा है, तो मैग्नेटिक जो फील्ड है जो इस कॉइल से पास हो रही थी, उनकी संख्या में डिक्रीजिंग आई, उनकी संख्या कम हुई, पास करने वाले मैग्नेटिक फील्ड की संख्या कॉइल से डिक्रीज हो गई, फिर इसमें डिफ्लेक्शन आया। तो इससे ये पता चला कि जब किसी भी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव कराते हैं, तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, यानी कि उससे पास होने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वह कम या ज्यादा होती है, जिससे कि उस कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस होता है या एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। दिस वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ हेनरी एंड फैराडे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। इसी तरह से इन्होंने एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट भी किया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इस मैग्नेट को नहीं लिया, मैग्नेट की जगह पे एक दूसरी कॉइल ली, मैग्नेट की जगह पे एक दूसरी इन्होंने कॉइल लिया। और पहले तो एक इन्होंने वैसे ही कॉइल लिया, ऐसा एक कॉइल लिया, और इसको उन्होंने कनेक्ट कर दिया किससे, एक गैल्वेनोमीटर से इन्होंने कनेक्ट कर दिया इसको, इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर से इनको कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद यहां पे एक दूसरा कॉइल और लिया, एक दूसरी कॉइल ली, इस तरह से दूसरी कॉइल ली, और इस कॉइल को उन्होंने एक आउटर रिसोर्स से इन्होंने कनेक्ट कर दिया, जिसमें ये बैटरी का पॉजिटिव सेल है और ये बैटरी का नेगेटिव सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस तरह से एक बैटरी से इन्होंने इसको कनेक्ट कर दिया। जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुआ, जैसे ही इसमें करंट दिया गया, इस बैटरी का पोटेंशियल भी था, जैसे ही करंट दिया गया
तो इस कॉइल में करंट फ्लो होने की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और वह मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से यहां से इस तरह से निकलती हुई ऐसे जा रही थी। इस तरह से देखा गया कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ऐसे इनका ये डायरेक्शन है। और फिर इधर सेम वैसे ही ये कुछ ऐसे देखने में आया। तो ये देखा गया कि जब तक इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट एक्चुअल में दिया जा रहा था इस कॉइल में, इस कॉइल को कुछ भी नहीं दिया गया, लेकिन जैसे ही इस कॉइल को इसके पास लाया गया, इस कॉइल के जैसे ही पास लाया गया, तो ये देखा गया कि इसके गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आ गया। डिफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया कि इसमें एक करंट प्रोड्यूस हो गई, और अगर फिर ये ला करके इसको फिक्स कर दिया जाता है तो यह डिफ्लेक्शन गायब हो गया। अगेन जब इस कॉइल को इससे दूर ले जाया गया, इस कॉइल से जब दूर ले गया, तो यहां पे देखा गया कि फिर ये डिफ्लेक्शन अगेन शो होने लगा। इसका मतलब ये है कि इस कॉइल के इस कॉइल से नजदीक और दूर होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, या मैग्नेटिक फील्ड कम और ज्यादा हो रही है। मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इस कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, या एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था। अब इन्होंने एक तीसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट में ऐसे ही लिया, एक कॉइल लिया जिसमें गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया, दूसरी कॉइल लिया जिसमें एक दूसरे सोर्स, एनर्जी के दूसरे सोर्स यानी कि बैटरी या एसी कहीं से इसको कनेक्ट किया, बट इसमें एक क्या लगाया, एक की भी लगाया। तो सबसे पहले यहाँ पे एक इस तरह से एक कॉइल लिए, ऐसा एक कॉइल लिए, और इस कॉइल को कनेक्ट कर दिया इन्होंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। एक यहाँ पे दूसरी कॉइल लिया, एक ये दूसरी कॉइल लिया, और इस कॉइल को कनेक्ट कर दिया उन्होंने एक बैटरी से, और इसमें एक की भी लगा दिया। की का मतलब स्विच, यहाँ पे इन्होंने एक स्विच लगा दिया। ठीक है बेटा। अभी ये की ओपन है, ओपन की का मतलब होता है कि उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, मतलब स्विच ऑफ है। अब जैसे ही इसको, अभी तक कुछ भी इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा था इस गैल्वेनोमीटर में, लेकिन जैसे ही, अच्छा, इसमें इस कॉइल को फिक्स किया गया, इसमें इस कॉइल को भी फिक्स कर दिया गया, इसमें इस कॉइल को भी फिक्स कर दिया गया था। इसमें क्या गया था, इस कॉइल को फिक्स किया गया था, इस मैग्नेट को हम लोग आगे पीछे मूव करा रहे थे। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इस कॉइल को फिक्स किया गया था, और इस कॉइल को इस कॉइल के आसपास, मतलब पास और दूर ले जाया जा रहा था या लाया जा रहा था। यहां पे दोनों कॉइल को फिक्स कर दिया गया, इस कॉइल को भी फिक्स कर दिया, इस कॉइल को भी फिक्स कर दिया। अब ये देखा गया कि जैसे ही इस स्विच को जैसे ही क्लोज किया जाता है, तो वो सिचुएशन में यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से फिर इस कॉइल को क्रॉस कर रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल को इस तरह से क्रॉस कर रही हैं, ऐसे क्रॉस कर रही हैं, और गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन हमें देखने को, गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन इस तरह से देखने को हमें मिल रहा है। मीन्स इस कॉइल में
एक करंट प्रोड्यूस हो रही है जिसको हम लोग इंड्यूस करंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह बहुत देर तक नहीं रहा। अगर स्विच को जैसे ही बंद कर स्विच क्लोज का मतलब है स्विच ऑन, जैसे ही स्विच ऑन किया गया तुरंत ही डिफ्लेक्शन देखने को मिला। लेकिन जैसे ही स्विच को वैसे ही क्लोज छोड़ दिया गया, कंटिन्यूअस क्लोज ही छोड़ दिया गया, मतलब स्विच को ऑन करके छोड़ दिया गया, तो देखा गया कि थोड़े समय बाद यह डिफ्लेक्शन जो है गायब हो गया। मतलब इसमें जो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन दिख रहा था वह गायब हो गया। अगेन जैसे ही फिर इसको क्लोज किया गया, मतलब ओपन किया गया, इसको ओपन किया गया मतलब स्विच ऑफ किया गया, तो वो सिचुएशन में फिर इसमें जो डिफ्लेक्शन है वह फिर डिफ्लेक्शन शो हुआ। तो अगर उसके बाद भी अगर स्विच को ऑन करके ही ऑफ करके ही छोड़ दिया जाता है तो फिर ये डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन गायब हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके गैल्वेनोमीटर में, इस कॉइल के गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तभी तक रहता है जब तक इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है। जब स्विच ऑन होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्रॉस करती हैं, जब स्विच ऑफ हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गायब हो जाती हैं, तो उसमें चेंज हो रहा है। लेकिन यदि ऑन करके ही हम कंटिन्यू छोड़ देते हैं तो देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में किसी प्रकार कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन दिखना चाहिए था वो डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि इस कॉइल में करंट या ईएमएफ तभी तक इंड्यूस्ड होगा जब तक ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेज हो गया। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना बंद हो गया तो यहाँ से जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन भी बंद हो जाता है, यानी कि इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रही थी या ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था वह क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से हेनरी और फैराडे ने अपने इन 3 एक्सपेरिमेंट से यह प्रूव कर दिया कि यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि किसी कॉइल या कंडक्टर को जब हम मूव कराते हैं तो वह क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करते हुए मूव करता है, जिससे उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाता है। और उस चेंज होने की वजह से इसमें कॉइल जो होती है या कंडक्टर जो होता है उसमें एक करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। इसमें एक चीज और नोटिस करने को मिला कि यदि इस मैग्नेट को जितना फास्ट इसके पास लाएं या दूर ले जाएं उतना ही ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। सेम चीज यहां भी देखने को मिला कि स्विच को हम जितना जल्दी तेजी से ऑन और ऑफ करें उतना ही क्या होता है, उतना ही ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने हेनरी के तीनों एक्सपेरिमेंट के बारे में समझा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये भी देखा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल और लेंस लॉ स्टडी करेंगे।